हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज मैं आपके सामने ये व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी आवश्यक है आपके, मतलब मैं जो बताने वाला हूँ ना, न सिर्फ आप पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बल्कि आप निजी जीवन में जोड़ सकते हैं। महिलाओं के साथ ना अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं भाई। मैं आपको ऐसा ऐसा डाटा प्रस्तुत करूंगा ना, देखने में लगेगा कि बाप रे, क्या ही चल रहा है समाज में। जहां एक तरफ महिलाओं का विकास की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ जो घटना घटित हो रही है। देखो, एक्चुअल में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ा हटा दो, बाकी लगभग महिलाएं ना बहुत प्रताड़ित है, और पढ़े लिखे भी सुरक्षित नहीं है ना यहाँ पर। ये क्या चल रहा है, कौन से समाज का निर्माण करवाने जा रहे हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के साथ में आपको जो भी मेरे पास डाटा रहता है उसको मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अच्छा, जो मैं बात करूंगा ना वो सीजीपीएससी पेपर नंबर 7 में 3 पार्ट है। एक धारा संबंधित, फिर योजनाएं हैं, योजनाएं मतलब राष्ट्रीय संस्थानें, फिर जो सीजी व्यापम सीजीएसआई मतलब जो भी अलग अलग विभाग रहते हैं उसके बारे में। तो मैं आज बता रहा हूँ पेपर नंबर 7 का भाग 1, ठीक है, जिसमें विकासात्मक कार्यक्रम योजनाएं वगैरह है। अब देखो, सबसे पहले इसमें जैसे स्टार्ट जब करेंगे ना तो मानव एक है ना, मानव से संबंधित एक अधिनियम है जिसको मानवाधिकार अधिनियम है। उसके बाद सीआरपीसी, उसमें स्पष्ट मेंशन है कि महिलाओं को विशेष जो प्रावधान है उससे संबंधित जो धारा है उसको बताया है। तो एक्चुअल में ना महिला सुरक्षा से क्या समझते हैं, तो महिला सुरक्षा से तात्पर्य क्या है? महिलाओं का स्वर्णिम विकास करके उपयुक्त वातावरण प्रदान करना और महिलाओं को सुरक्षित रखना, यही प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। एक दूसरा, अगर महिलाएं असुरक्षित है तो उनको कैसी व्यवस्था प्रदान किया जाए? कानूनी व्यवस्था। तो कानूनी व्यवस्था दूसरी बात है। और तीसरा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपको जानना जरूरी है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के अनुसार कानून और व्यवस्था दोनों शब्दों को परिभाषित किया जाता है, यही होता है कानून। तो कानून व्यवस्था को परिभाषित करना ही इस पूरे विषय में है, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर मैं बात करूं समाज और समुदाय पर बाध्यकारी परंतु स्वीकृत व्यवस्था है, ये संहिता है। तो आप हमेशा दो चीजों को पढ़ते हैं, या तो कानून पढ़ेंगे या संहिता। तो संहिता क्या है? ये बाध्यकारी संस्था है, संहिता को आपको मानना पड़ेगा। जैसे सीआरपीसी, ठीक, आईपीसी, ये जितने हैं संहिता है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये बाध्यकारी है ना। जबकि कानून कुछ आधार पर कानूनों को कम से थोड़ा कम माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कानून क्या होते हैं? कानून, यदि कानून अधिनियमित हो, मतलब कानून अगर एक्ट के रूप में बने, मतलब जैसे मान लो विधानमंडल या संसद में पारित हो जाए तो वो विधेयक बन जाएगा, ठीक, तो ये एक हो जाएगा। या वो अगर पारित नहीं होता है या पारित होने से पहले वो एक अधिनियम रहते हैं, ये। अब देखिए, उद्घोषणा के आधार पर वो क्या हो जाएगा? अध्यादेश हो जाएगा। जैसे अध्यादेश कब होता है? राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। और तीसरा, संग्रह, मतलब कानूनों को संग्रह करना, जिसको संहिता बोला जाता है, जिसको हम लोग धारा बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। तो सकारात्मक पहलू क्या होगा कि भय युक्त वातावरण का निर्माण करना, किनके लिए? महिलाओं के लिए। और नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको समाप्त करना। ये दो चीजें हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा, जो मैं रिपोर्ट बताने वाला हूं एकदम आप इसको मेंस के पेपर में यूज कर सकते हैं। एक संस्था है एनसीआरबी। एनसीआरबी मतलब क्या होता है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। देखो, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, दिल्ली में इसकी संस्था या मुख्यालय है, ऐसा करके मान सकते हैं आप, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, महिलाओं के प्रति बढ़ते गंभीर अपराधों को देखते हुए वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की जो सुरक्षा है ना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इस अनुसार भारत में एनसीआरबी हर वर्ष रिपोर्ट जारी करता है। तो मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। देखो, ये जो रिपोर्ट है ना 2021 में पब्लिश हुआ। तो एनसीआरबी के अनुसार 2021 में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगभग 4,28,278 दर्ज हुए हैं, जबकि 2020 में लगभग 3,71,000 था, 2019 में लगभग 4,05,000 के आसपास था। तो सोचो यार, ये जो मामला है ना, ये ऐसी मामला है जो कानून के पास जा रही है, जिसके ऊपर रिपोर्ट होता जा रहा है, दर्ज होते जा रहे हैं, मामला सामने आ रहा है। लेकिन ऐसे हजारों मामला है जो सामने नहीं आता। तो कुल मिला के अपराध कम नहीं हुआ है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और जो जेनोसाइड्स करते हैं, बाल विवाह करते हैं, बाल विवाह एक अलग मुद्दा है, ये बोल सकते हैं ना, बच्चों के साथ एसिड अटैक वगैरह, या फिर क्या बोलते हैं मॉब लिंचिंग, ये भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। और साथ ही एक चीज और समझिएगा, क्या, जो नाबालिग बच्चे रहते हैं, जो थोड़ा ऊपर वाले रहते हैं, कोई भी एज के रहते हैं, उनके साथ जो बलात्कार का मामला है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। समाज ने आपको किस दिशा में ले जा रही है ये मुझे समझ नहीं आता। तो जहां तक अगर मैं बात करूं इस मामले में जो जो अभी अपराध घटते जा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि
राजस्थान दूसरे स्थान पर है, बिहार पश्चिम बंगाल तीसरा और बिहार चौथे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ की स्थिति उतना अच्छा नहीं है इसमें भी, मतलब कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा चीज है एसिड अटैक। तो एसिड अटैक की जो वारदात है ना वो बढ़ते जा रहा है। अगर मैं बात करूं 2021 में लगभग 30 मामले सामने आए थे, 30 मामले, ठीक। और देश में ये तो ऐसा डाटा है ना जो आपके पास है, इतना बड़ा, ये क्या ही चल रहा है समाज में, कैसे कर रहे हैं, क्या ही करेंगे समझ में, मैं इसको नहीं समझ पाता हूँ और इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। महिलाओं का सम्मान करें यार। कुछ लोग होते हैं ना जो प्यार में, थोड़ा बहुत प्यार के चक्कर में ना उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत करते हैं उनके साथ। अरे प्यार करने वाले भोलेनाथ थे, प्यार करने वाले राधा रमन सरकार थे, उनसे सीखो ना प्यार की परिभाषा। जो तुमको पसंद नहीं करती छोड़ो, आगे बढ़ो, जाने दो, खुश रहे हो। और तुम पता नहीं क्या सोचते हैं। खैर ये अलग मुद्दा है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में आते हैं। ये तो एक चीज रहा, और मैं जितना रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ या बता रहा हूँ वो एक्चुअल में एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ठीक। तो देखिए अब बताओ, अगर बात करूं महिलाओं के प्रति जो औसत अपराध है प्रति वर्ष लगभग 4.5 या 4.5 से 5%, मतलब 2011 की जनगणना के आधार पर ना ये बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा चीज है, तीसरा 15 वर्ष की जो बच्चे हैं, 15 वर्ष, उनमें लगभग 17 से 20% मारपीट की या घरेलू हिंसा का मामला बढ़ते जा रहा है, मतलब ये है। और अगर बात करूं 10 से 12 वर्ष के बीच में जो बालिकाएं है ना वो यौन हिंसा से पीड़ित है। आप सोचो, ऐसा आपको आपके सामने मैं डाटा रखूंगा ना, आपको लगेगा। लेकिन हाँ, इसका उपाय है। कानून, अगर कानून बना है तो उसके पीछे उसको आप इम्प्लीमेंट करके उसके आधार पर आप चीजों को सुधार सकते हैं। बस इसके लिए आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा। हो सकता है इसका पार्ट 1 रहे, इसके जस्ट बाद में इसका पार्ट भी लाऊंगा जो दूसरा रहेगा, उसमें धारा वगैरह सबको मैं मेंशन करूंगा, ठीक, कि कौन सा धारा से आप सुरक्षित हो सकते हैं। वैसे महिलाएं ना सबसे सम्माननीय है मेरे जीवन में और बाकी सबके जीवन में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करूं कनाडा की एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था है, नाम क्या है, रिचर्स, के अनुसार 2018 के रिपोर्ट में महिला उत्पीड़न में भारत असुरक्षित देशों में है। 2018 में असुरक्षित, जहां बस श्री राम हुए, जहां बस कृष्ण हुए, जहां बस हमारे वल्लभाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, गुरु घासीदास बाबा, बहुत हजारों नाम मैं ले सकता हूँ, वहां बस महिलाओं की स्थिति कैसी असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। रिचर्स का रिपोर्ट है और में भी अभी वर्तमान में भी यही है। तो अब ये एक चीज है। अब इसके प्रयास क्या हैं? देखो, घटनाएं होती हैं, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जो संविधान में मेंशन है या फिर संविधान के अलावा जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसमें धारा है, मतलब सुरक्षा का भी प्रावधान है। लेकिन उसके लिए आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा, आपको चीजों को लेकर जागरूक होना पड़ेगा। अब प्रयास क्या कर सकते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपकरण बनाए गए। पहला चीज संवैधानिक उपकरण है, तो आपराधिक विधि है, और तीसरा अन्य। अब बात करता हूं संविधान में कि महिलाओं को जो प्राप्त सुरक्षा है वो कौन कौन से है। तो संविधान की प्रस्तावना, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो महिलाओं का सम्मान करें, ये शब्द मेंशन है वापस, ठीक, मौलिक अधिकार में है। आर्टिकल नंबर कितना में चले जाए आप, आर्टिकल नंबर 39 में चले जाए, 44 में चले जाए, तो 44 तो समान सिविल संहिता है, 46 के आसपास देख ले, मतलब बहुत सारे धारा है, ठीक, अभी देखेंगे, बात करेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लैंगिक समानता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है संविधान में। ये चीज आपको पता होना चाहिए ना। और देखो, ये तो पहला चीज है। दूसरा, संविधान में जो सामाजिक न्याय की वकालत भी करती है, मतलब समाज ना, संविधान न सिर्फ एक कानून है, एक अधिनियम है, एक नियम है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था का पालन करती है जो न्याय की वकालत करे। वकालत ना, जो आपके सामने खड़ा होकर आपका पक्ष ले, यही पक्ष लेती है संविधान, ठीक। उसके बाद बात करें तो संविधान के प्रावधानों के तहत महिलाओं को कुछ प्रमुख सुरक्षा है, जिसमें उनका स्वर्णिम विकास हो सके, उनके ऊपर जाति कम हो। तो संविधान का धारा आप 14 पढ़ लेना। संविधान का धारा 14 क्या बोलता है कि महिलाओं के साथ कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश, ये सब चीजों को मेंशन है। मतलब लिंग के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं रोक सकते, या कहीं काम में जाने के लिए नहीं रोक सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये संविधान में मेंशन है। इस बार आर्टिकल नंबर 40 एक धारा। अब सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर आप 15 पकड़ लीजिए, तो 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), मतलब 15 को समझना। उसमें क्या है कि महिलाओं को समाज के साथ जो होने वाली भेदभाव है ना, अपमान है, उसको रोकने का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 15 में, ठीक। और संविधान की धारा 42 में, धारा 46 में, धारा 47 में, और धारा 51, 180 जो क्या है मौलिक कर्तव्य में स्पष्ट मेंशन है कि महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक जो व्यवहार हो ना, समाप्त कर दो यार। अगर समाज को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर समाज के साथ तुम आगे बढ़ना चाहते हो, या किसी देश या किसी राज्य का विकास करना चाहते हो, महिलाओं का सम्मान प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। ये तो रही हमारी एक व्यवस्था।
मतलब क्या है, एक प्रकार से न्याय की व्यवस्था। अब आर्थिक सुरक्षा, उनको आर्थिक सुरक्षा भी देना चाहिए ना, तो ये ऐसा तो नहीं, इसको मैं अपने आधार में बोल रहा हूँ, ये संविधान में भी मेंशन है। कैसा संविधान, तो आर्टिकल नंबर देखते हैं। महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान है, जिसमें से पहला प्रावधान अनुच्छेद नंबर 16, समान अवसर, अवसर की समानता है। दूसरा अनुच्छेद नंबर 29A, अनुच्छेद नंबर 29D, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, पढ़े हैं ना, ये एक्चुअली में ए है ना। और आजीविका उपलब्ध कराना, जो ना महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराना है, तो कौन से धारक था, 39 चलो 39A और 39B के आसपास में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ठीक। अब राजनीतिक सुरक्षा, आप उनको पढ़ा लिए, उनको समाज में अधिकार दे दिए, आर्थिक रूप से सशक्त बना ले, तो क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको आगे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। तभी तो हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी, हमारे राज्य की राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके बनी, इंदिरा गांधी जी बनी, तो सशक्तिकरण तो आवश्यक है। अब बात करते हैं राजनीतिक सुरक्षा, तो ये भी प्रावधान किसमें है, ये भी प्रावधान संविधान में है। तो आप महिलाओं को, चाहे वो केंद्र रहे, राज्य रहे या पंचायती राज व्यवस्था रहे, उनको भागीदारी को बढ़ाओ और उनको एक राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करो। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 243 के डी में D2 और D4 है ना, तो इसमें क्या है, पंचायत के चुनाव के लिए सदस्यों पर जो पद होते हैं उनको आरक्षण प्रदान करें। ग्राम सभा में कितना है, देखो, अगर ग्राम सभा का कोरम होगा उसमें 1/3 महिलाएं नहीं होंगी तो कोरम स्थगित कर दिया जाएगा। और एक चीज और रखना, अगर मान लो सब लोग आ गए और 1/3 महिलाएं नहीं है ना, तो कोरम पूर्ण नहीं माना जाएगा, बल्कि और पुरुष नहीं है लेकिन 1/3 महिलाएं आई ना, तभी बैठक होगा। तो ये प्रावधान है। एक चीज, अध्यक्ष के लिए आरक्षण, महिलाओं को तो देते हैं 50%, ये तो ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत में कितना आरक्षण, 1/2 मतलब 50%, जो बिहार में लागू है, अपने छत्तीसगढ़ में भी लागू है, धीरे धीरे भारत में भी लागू हो जाएगा। जनरली 1/3 मेंशन है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 443F, एक्चुअल में T, ये नगरीय निकायों के संबंधित में है। तो नगरीय निकाय के चुनाव में महिलाओं में जो सदस्य पद है उसमें आरक्षण और अध्यक्ष पद में आरक्षण। ये देखो, धारा नंबर 243D में सदस्य पद में महिलाओं का आरक्षण और धारा नंबर 243T4 में अध्यक्ष के पद में महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है। ये तो रही। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कैसे करें। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। अब बात करते हैं एक्चुअल हमारा जो मेन मुद्दा है, और मेन मुद्दा क्या है, CRPC समझना है। पेपर नंबर 7 मेंस के आपको काम आएगा, आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएगा और आप महिलाओं का सम्मान करें इसके लिए काम आएगा। तो बात करते हैं आपराधिक विधि क्या होती है। तो आपराधिक विधि वह विधि जिसमें अपराध की परिभाषा और दंड की व्यवस्था हो। क्या बोला, वह विधि जिसमें अपराध की परिभाषा के साथ दंड की व्यवस्था हो, नहीं होता आपराधिक विधि। ठीक, जो आपको IPC, IEA और CRPC में देखने मिलेगा। ये दो प्रकार से हो सकती है। पहला होगा मौलिक विधि और दूसरा होगा क्या, प्रक्रिया विधि। तो मौलिक विधि क्या होता है, वह आपराधिक विधि जिसमें दंड की व्यवस्था हो। तो जो दंड की व्यवस्था करे वो IPC होता है, और जो कानून के बारे में समझाए, बताए कि कानून कैसा है, वो होता है CRPC, मतलब प्रक्रिया विधि। तो प्रक्रिया विधि से समझ लेना CRPC, जबकि मौलिक विधि से समझ लेना जिसमें दंड की व्यवस्था होता है IPC और IEA। तो अब प्रक्रिया विधि क्या होता है, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। ऐसी आपराधिक विधि जिसमें न्याय से जुड़ी संस्थाओं के लिए न्याय की प्रक्रिया बताए, ऐसी संस्था जो न्याय की प्रक्रिया बताए, यही है ना CRPC। आगे बढ़ते, आपराधिक विधि में वर्तमान में जो महत्वपूर्ण बदलाव हो उसके बारे में अगर बात करें, देखो, वर्तमान में बढ़ते अपराध को देखते हुए सरकार को आपराधिक विधियों में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषता क्या होता है कि हाल में महिलाओं को जो अपराध संबंधित अपराध काफी वृद्धि हो रही है, जैसे अभी हमने देखा। तो यह अपराध के विरुद्ध जो रोकथाम है ना, उसके लिए सरकार को कारागार एक सफल योजना का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। यही कारण संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो 21 अप्रैल 2018 को आपराधिक विधि में संशोधन किया गया, जो संसद में पारित हुआ 11/8/2018 को, और ये अधिनियम के रूप में पारित हुआ। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, आपराधिक विधि, अब देखो, जैसे 2018 में पास हुआ तो इसका नाम पड़ा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018। क्या है, लेकिन लागू 21 तारीख को, 21 अप्रैल को। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता क्या है मैं आपको बता दूं। यह विधि बालात्संग मतलब रेप से संबंधित अपराध और उनके अंतर्गत जो भी प्रदान की जाने वाली से दंड है ना, दंड या जो प्रशस्त क्या बोलते हैं उसको, दंड और शास्ति, ठीक, से संबंधित है। पहला तो दंड मिलेगा, साल में कुछ साल, 5 साल, 1 साल, 15 साल, 20 साल सजा होगा, हो सकता है जुर्माना भी लगे। तो ये चीज है। बालात्संग के लिए जो पूर्व में जो सजा थी उनकी न्यूनतम अवधि 7 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में 10 वर्ष कर दी गई है। अगर आपको कानून का ज्ञान नहीं है तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, सुनना है।
पहले कितना था 7 वर्ष, अब कितना हो गया 10 वर्ष। ओके, यदि बालाश्रम से पीड़ित की उम्र 16 वर्ष है, ये एज को याद रखना, तो उनकी न्यूनतम सजा 20 वर्ष होती है। तो जो ये अपराध, ये ऐसा घटना कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सुरक्षित और सेफ हो जाइए भाई, समझ जाइए, क्योंकि आप जहां से आए हैं, आप जहां से आपकी उत्पत्ति जहां से हुई है, आप नाश उसी को कर रहे हैं। तो अगर आप 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ कुछ भी आप बालाश्रम से संबंधित कोई भी गलत कृत्य कर रहे हैं, तो आपको 20 वर्ष मिनिमम सजा है। ये है आपराधिक विधि संशोधन 2018 में। ठीक, यदि बालाश्रम की उम्र, जो बालात पीड़ित है ना, उनकी उम्र 12 वर्ष है, तो उनको 20 साल की कठोर कारावास है और अधिकतम मृत्यु दंड है। ओके, एक सेक्शन है, सेक्शन का नाम है CRPC सेक्शन, मतलब धारा 173। तो 60 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें तारीख, अगर मान लो रेप में जो विक्टिम है वो लिखित, अगर कोई रेप विक्टिम है वो लिखित रूप से दर्ज करते हैं, मतलब रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और ये घटना हुए 60 दिन हो गए, तब भी आपके ऊपर जुर्माना या फिर केस लगेगा, आपको आपके ऊपर कार्यवाही होगी। ठीक है, जबकि संपूर्ण प्रक्रिया में आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। और एक धारा है CRPC धारा नंबर 439 में भी बदलाव किया गया है, जिसमें एक होता है अग्रिम जमानत, एक होता है साधारण जमानत। तो अग्रिम जमानत को आपको CRPC में धारा नंबर 438 में, जबकि साधारण जमानत 439 में बताया गया है। अग्रिम जमानत क्या होता है? आप पुलिस के पास पहुंचे और पहुंचने से पहले आपको पता चल गया आपको जमानत हो गई, यही अग्रिम जमानत। और साधारण जमानत आप पकड़ाए हैं, फिर इधर से वकील आएंगे, ठीक, और फिर वहां से आपको बेल हो जाएगा, तो वो है साधारण जमानत। ठीक है, आगे इसको बढ़ाते हैं। अब देखते हैं, अब बेसिकली धारा नंबर 376 के बारे में लगभग सभी को पता है। धारा नंबर 376 में आप उसको 2-3 सेक्शन में बांट सकते हैं। एक 376 का सेक्शन 3, तो ये जो 16 साल के ऊपर जितने भी महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा अगर घटना हो रहा है, तो वो केस बनता है धारा नंबर 2 376 के तहत। एक चीज, अब 376 को 3 भागों में डिवाइड करो। AB 376 ना, AB, DA और DB। क्या बोला? AB, ठीक, DA और DB। DA का जो, अगर मैं बताऊं AB, DA और DB, तो धारा नंबर 376 के DB में है गैंग रेप। इस आधार पर, इस धारा के आधार पर आपको सजा होगी। या जो इस कृत्य में, देखो मैं सबको गलत नहीं ठहराऊंगा, जो करते हैं सिर्फ उनके लिए, लेकिन एक सामान्य अवेयरनेस चाहिए ना आपको पढ़ना भी तो है, तो बस उसी के लिए सामने आया। ओके, अब बात करूं मैं कोर्ट की व्यवस्था की, तो कोर्ट 3 प्रकार से हो सकते हैं। कौन सा? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप एक काम करो, म्युनिसिपल कोर्ट को भी रख लो। म्युनिसिपल कोर्ट को 3 भाग में डिवाइड कर दो, जो निचला स्तर होता है, CJM, JMFC और JMSC। अच्छा, मैं अभी JMFC बोला ना, तो JMFC का फुल फॉर्म पता है आपको? जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो कलेक्टर वगैरह होते हैं। और JMSC जूनियर मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, तो इसको ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत CRPC के धारा 339 में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, उसको यहाँ पर बताया गया। यह धारा 339 में यह प्रावधान करती है कि यदि किसी अपराध की जमानत याचिका निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी जाए, तो ऐसे अदालत, मान लो कई लोग बिना मतलब के फंस जाते हैं, तो निचली अदालत में खारिज हो गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका चालू होगा कोई भी केस, निचली अदालत में खारिज हो जाता, आप अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में, पहला प्रावधान। दूसरा, वर्ष 2018-19 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जैसे IPC की धारा, अब देखो जो मैं बता रहा हूँ धारा 376, एक्चुअली CRPC नहीं, IPC की धारा है, जिसमें 376A, 376AB, 376DA और 376DB के अंतर्गत विचाराधीन है। तब यदि उसमें ऐसा प्रावधान 16 वर्ष से नीचे आयु के बालिका के साथ हो ना, तो जमानत नहीं होगा। अगर 16 वर्ष से ऊपर है तो जमानत हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया है। लेकिन 16 वर्ष से नीचे अगर किसी के साथ बालात संग होता है, तो उनको जमानत नहीं दिया जाएगा। ठीक, यदि ऐसा अपराध 16 वर्ष से अधिक महिलाओं के साथ होता है, तो देखो हाई कोर्ट के लिए बाध्यकारी होगा कि उसकी सूचना वो लोक अभियोजक, मतलब जो सरकारी वकील है उनको दे। ये आपको मैं बताया सामान्य CRPC के बारे में। तक हमने बात की CRPC, ठीक है। अब बात करेंगे अपराध प्रक्रिया संहिता 1973। तो अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कुल मिला के इसमें अध्यायों की संख्या 37 है, जबकि धाराएं हैं 484। इसके कुछ महत्वपूर्ण विवरण को देख लेते हैं कि संक्षिप्त विवरण क्या होता है। कि CRPC एक प्रक्रियागत आपराधिक विधि है। पहला चीज, अपराध तो मामला दर्ज होगा। दूसरा, प्रारंभ में अब जो अपराध घटित नहीं हुई है, देखो ऐसी अपराध जो घटित हो चुकी है जिसके लिए कानून नहीं है,
जिसके लिए प्रावधान है उसके लिए तो सजा का प्रावधान नहीं संविधान में भी है। लेकिन ऐसी अपराध जो प्रारंभ में अपराध घटित होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी। तो देखो, पहले अपराध घटित हो चुकी थी लेकिन उसके लिए कानून नहीं बना। मान लो किसी बच्ची की उम्र, मतलब बच्चा नहीं बोल सकते भाई, कोई अपराधी की उम्र मान लो 15-16 साल है और कानून में इसकी व्यवस्था नहीं है कि नाबालिग को सजा करना है, सजा देना है, तो पहले उनको बाइज्जत बली कर दिया जाता था। लेकिन जो प्रक्रिया है ना, अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 में भाई इसकी व्यवस्था करी गई कि अगर ऐसा कृत्य करते हैं और ये कानून के अंतर्गत नहीं तो कानून बनाओ, तत्काल उनको सजा दो। ठीक, बल्कि अलग अलग जो प्रेसिडेंसियों के लिए अलग अलग कानून थे। उन 1800, अब देखो ये मैं बता रहा हूँ ड्रॉबैक पहले का था, उसके बाद संशोधन है, उसको देखो। ठीक है, 1898 में भी विभिन्न प्रक्रियाओं को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसको क्या नाम दिया गया कि अपराध प्रक्रिया संहिता 1898। तो अभी जो मैं 1973 बता रहा हूं ना, वो अपडेटेड वर्जन है। इससे पहले कौन सा चलता था? 1898। ठीक, वर्ष 1958 में सीआरपीसी में महत्वपूर्ण बदलाव करने की सिफारिश के लिए 14वां विधि आयोग की गठन करी गई। अभी वर्तमान में कौन सा है? 15वां। ठीक, उसके अध्यक्ष का नाम बताइएगा। बात करते हैं अब विधि आयोग की सिफारिश करते हुए 1973 में सीआरपीसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। ठीक है, 1 अप्रैल 1974 को लागू कर दिया गया, जिसका नाम पड़ा सीआरपीसी 1973। ठीक, इसमें कुल मिला के क्या है? 484 धाराएं हैं। ठीक, और 37 अध्याय है। तो एक्चुअल में ना, मैं आईपीसी का बात नहीं कर रहा हूँ, सीआरपीसी का एक्चुअल में इसी को बोलते हैं अपराध प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक, तो देखो एक लाइन में बोलूं, 1898 में पहले ये चलता था सीआरपीसी का, जिसमें क्या था कि भैया अगर कोई अपराध किया है उसके लिए सजा नहीं है तो उसको बाइज्जत बली कर दो। संशोधित किया गया 14वां विधि आयोग के परामर्श पर 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया, लेकिन इसका नाम क्या है? सीआरपीसी 1973, क्योंकि ये प्रारंभ वहां से हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका कुछ जो इसकी प्रमुख उद्देश्य है उसके बारे में बात करता हूँ। तो पहला उद्देश्य क्या हो सकता है कि जो दांडिक न्यायालयों की स्थापना करो, ऐसा न्यायालय की स्थापना करो जो दंड दे, पहला चीज। दूसरा, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को लागू करो, ऐसा सिद्धांत जो न्याय को बढ़ावा दे। ठीक, न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाओ। अरे भैया अगर केस करने जाते हैं कहीं किसी थाने में और भाई केस करने में 3 दिन लग गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, फिर बोलता है आप ये डाटा प्रस्तुत करो, आपके साथ क्या हुआ, तो ये प्रक्रिया को ना इजी कर दो, ये उसका एक सिफारिश था। ठीक, उद्देश्य था। न्याय में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है ना, कि भाई न्याय अगर एक गरीब वर्ग के साथ ये हो रहा है, एक सामान्य वर्ग के साथ ये हो रहा है और बड़े वर्ग के लोग इसको आगे दबा दें, क्या न्याय में पारदर्शिता नहीं है? सामने रखो, भ्रष्टाचार कम करो, ये चीजें। अच्छा, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को विभाजन कर दो। कार्यपालिका अपना जगह रखता है, न्यायपालिका अपना जगह रखता है, दोनों को मिसमैच मत करो। यही तो है, ये एक समवर्ती सूची का विषय है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कितना धारा बताया? 484। ओके, अब देखो अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिलाओं को 2 प्रकार की सुरक्षा मिलती है, एक पीड़ित महिलाओं को और एक दोषी अभियुक्त को। देखो एक्चुअली महिलाएं ना, महिलाएं कैसे हो सकते हैं? एक पीड़ित हो सकते हैं और एक हो सकते हैं अपराधी। देखते हैं पीड़ित क्या होता है। पीड़ित महिला, शिकायत से संबंधित सुरक्षा। जो पीड़ित महिला है उनको ऐसी सुरक्षा, अगर शिकायत करने जाते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करो ताकि उनके साथ अनैतिक कार्य ना हो। दूसरा, विधिक सहायता संबंधित सुरक्षा। तीसरा, अन्वेक्षण, मतलब उनका जांच रिपोर्ट, जांच पड़ताल करे, वो वाली सुरक्षा। उसके बाद सुनवाई संबंधित सुरक्षा, भैया उनकी बात को सुनो, हजार के सारे लेकिन इनके साथ पीड़ित मतलब यातनाएं हुई हैं, इनको तकलीफ मिला है, इनको पहले सुनो। वैवाहिक मामलों में प्राप्त सुरक्षा, जो वैवाहिक स्थिति में ना प्राप्त सुरक्षा उसको देना है। गर्भावस्था से संबंधित सुरक्षा और निजता संबंधित अधिकार, ये सारी चीजें पीड़ित महिलाओं को है। और एक होता है अभियुक्त। अभियुक्त मतलब होता है दोषी या अपराधी। देखो ये जो है ना, अपराधी के बारे में जो कारण है, कैसे कौन अपराध हो सकते हैं, उनको प्रमुख कारण क्या है, उसको सीआरपीसी के धारा नंबर 50 में बताया गया है। और गिरफ्तारी संबंधित जो प्रावधान है ना, वो सीआरपीसी के धारा नंबर 46 में बताया गया है। जबकि हथकड़ी मतलब हथकड़ी वो जो पहनाता है ना, उसको धारा नंबर 49 में बताया गया है। सूचना देना है, धारा नंबर 50 में है। 24 घंटे के अंतर्गत आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वैसे तो संविधान में भी मेंशन है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण पड़ेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये है सीआरपीसी के धारा नंबर 56 में। और जमानत का भी प्रावधान है 85 में। अब शिकायत संबंधित की सुरक्षा है। किसी अपराध को पीड़ित, अगर मान लो किसी अपराध की पीड़ित महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत शिकायत करने के लिए निम्नलिखित संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करी जाती है। और ये सुरक्षा धारा नंबर 154 के अंतर्गत होता है। देखो अब महिलाओं, किसी भी महिला के साथ कुछ अपराध हो
तो वो क्या करेगी कि शिकायत दर्ज करवाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, वे हो सकता है ना, जैसे वो शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उसके पति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध दर्ज हो रहा है उसके साथ मारपीट कर उसको रोके। तो ये सुरक्षा आपको धारा नंबर 154 में दी गई है। क्या क्या सुरक्षा है, अगर अगर मान लो बालात्संग मतलब रेप के मामले में जो के संबंधित जो शिकायत है किसी महिला पुलिस अधिकारी के दर्ज करवाना पड़ेगा। मतलब सिंपल बात है, अगर मान लो किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो वो जो केस है ना वो किसी पुरुष पुलिस के साथ सामने प्रस्तुत नहीं करेगी, तो महिला उसके सामने होना चाहिए। महिलाओं के सामने वो अपना बता सकती है, अपना बयान दे सकती है, और ये प्रावधान इसमें किया गया है। पहला। दूसरा, ऐसी शिकायत महिला द्वारा उनके निवास स्थान या अन्य मनचाही जगह पर दर्ज करवाया जा सकता है। जनरली क्या होता है कि कोई भी शिकायत हम लोग थाना में दर्ज करवाते हैं, लेकिन ये जो प्रावधान है ना उसमें ये मेंशन किया गया है कि भैया अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है ना तो उनको ना थाना जाने की आवश्यकता नहीं, वो फोन करेंगे कि भैया ऐसा सा बात है, आप जहां पशु सही स्थान में आके आप मेरी बातों को सुने, ठीक। तो जहां पस है वहां पर उनको सुनी जाएगी, ठीक। उसके बाद तो अगर ये तो एक चीज है, और साथ ही अगर जिसके साथ अपराध हुआ वो अगर ना केस करना है तो उसके परिवार से जो परिवार के लोग हैं वो भी करा सकते हैं। उसके बाद देर से दर्ज की गई शिकायत में या बलात्संग के जो मामले हैं वो निर्धारित समय निकल जाए ना तो शिकायत दर्ज नहीं करवाएंगे क्या? बिल्कुल कर। मैंने पहले ही बोला था कि अगर मान लो किसी के साथ बलात्संग हुआ है, वो डर में, समाज के डर में या घर वालों को डर में या फिर कुछ और कारण से वो शिकायत दर्ज नहीं करवा रही है, तो उनको ये भी अधिकार है ना कि अगर वो मामला कुछ साल पहले हुआ था, कुछ महीने पहले हुआ था, उसके बाद भी वो दर्ज करवा सकती है। ये प्रावधान है, ठीक है। और देखो, एक होता है ना जीरो एफआईआर, समझना जरूरी है आपको। जीरो एफआईआर क्या होता है, जिसको शून्य अपराध मामले समझ सकते हैं। यदि किसी महिला के साथ बलात्संग हुआ है जो जिस थाने में शिकायत दर्ज करवा रही है और घटना स्थल उस थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, तब पुलिस को जीरो एफआईआर मामला दर्ज करना पड़ेगा। मतलब क्या है, मान लो किसी महिला के साथ दुर्घटना, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है, घटना हो रहा है, ट्रेन में जा रही है, ट्रेन में उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि वो उसका संबंध मान लो कहीं बिलासपुर से है और वो ऐसा जो घटना है ना वो नागपुर के क्षेत्र में हो रहा है उनके साथ, तो केस कहाँ करेगी? बिलासपुर आप करेगी? नहीं भैया, वो जहां पर पहुंची है वहीं पर वो जीरो एफआईआर दर्ज करवाएगी। तो यहाँ पर थाने का कर्तव्य है, मतलब वहां पर जो भी है जो थाने है ना, वो इस एफआईआर को उस संबंधित थाने में पहुंचाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक, इसको बोलते हैं जीरो एफआईआर, जो प्रश्न आया था मेरे इसमें। उसके बाद एक होता है विधिक सहायता। तो विधिक सहायता कौन सा? एक एक्यूज्ड होंगे, एक होते हैं विक्टिम। विक्टिम मतलब पीड़ित, और एक्यूज्ड मतलब क्या होते हैं? दोषी। तो सीआरपीसी के धारा नंबर 304 में महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, एक चीज। दूसरा, सीआरपीसी की धारा नंबर 304 में संविधान के अनुच्छेद 39A में नीति निर्देशक तत्व का विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन किया जाता है। यदि किसी अभियुक्त या दोषी के पास वकील नहीं है और राज्य के खर्चे पर, देखो अब मान लो कोई दोषी है, दोषी को भी हो सकता है वो दोषी ना हो, ये भी तो हो सकता है ना, तो दोषी के पास वकील, अगर दोषी भी है तब भी, क्योंकि यार अगर आप दोषी भी हैं तो आपके ऊपर कोई भी प्रकरण दर्ज होता है तो आपको वकील चाहिए प्रत्यक्ष कार्य करने के लिए ना, बिल्कुल, ठीक। तो भाई वकील चाहिए, तब क्या होगा? तो आप ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी स्थिति में आपको राज्य सरकार, सरकारी वकील या फिर जो भी वकील है उनको प्रदान करवाया जाएगा, ठीक है। अन्वेक्षण संबंधित कुछ अधिकार है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही इसको मेंशन किया था। तो देखो, पहला तो हमने देखा विधिक, पहले एक्चुअली हमने देखा क्या, शिकायत संबंधित, उसके बाद अभी देखा विधिक सहायता, उसके बाद अन्वेक्षण संबंधित हम लोग आपराधिक दर्ज देखते हैं। कोई महिला यदि साक्षी है तब उसे, मतलब साक्षी मतलब गवाही, तो साक्षी या साक्ष्य के लिए उनको थाने में नहीं बुलवाया जा सकता। मतलब भाई उनका रिवील ना हो ना, उनका फेस रिवील ना हो, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए ना, तो थाने में नहीं बुलवाएंगे। सही सजा पस है उनको, वहीं से उनका बयान दर्ज होगा। ये है सीआरपीसी की धारा नंबर 160, ठीक। ऐसा साक्ष्य जो उनके निवास स्थान पर या मतलब अब देखो, ऐसा साक्ष्य उनको कलेक्ट करना है तो कहां पर होगा? वो जहां पर चाहती है, या तो वो अपने घर में या रिश्तेदार के घर में या कहीं भी, जहां हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। 157 सीआरपीसी के धारा। अब देखो, अन्वेक्षण की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। अन्वेक्षण मतलब इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, सुनवाई संबंधित कुछ सुरक्षा है। तो सीआरपीसी की धारा नंबर 26A में बलात्संग के मामले में जो ऐसे मामला जो सुनवाई यथा व्यवहार महिलाओं को न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए। अब देखिए, एक्चुअली में सुनवाई संबंधित जो अभी सुरक्षा बताया, जो धारा नंबर 26A में है। देखो, अगर कोई भी महिला है
उनको यथा व्यवहार सुनवाई महिला न्यायाधीश के द्वारा होना चाहिए। मतलब वहां पर जो सुनवाई करेंगे ना, जो उसका निर्णय लेंगे ना वो महिला न्यायाधीश होनी चाहिए। अब देखो, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, वैवाहिक संबंधित प्राप्त सुरक्षा। शादी कर रहे हैं लोग, ठीक, शादी अपनी मर्जी से की, माँ बाप के दबाव किए, शादी करने के बाद महिलाओं के साथ मारपीट करना। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बहुत जल्दी लाऊंगा इसके संबंध में वीडियो, बहुत जल्दी, ठीक। उसके साथ क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, दूसरे महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं और अपनी पत्नी का कोई इज्जत नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये करना कहीं ना कहीं कानूनी और सामाजिक रूप से ना बहुत बड़ा, ये लोग ना, जितने लोग ऐसे करते हैं ना, वो मतलब श्राप है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, समाज के लिए। अब उसी कुछ में पढ़ेंगे। देखो, वैवाहिक मामले के संबंध में जो प्राप्त सुरक्षा है, वैवाहिक मामले से संबंधित जो पीड़ित है, तो पीड़ित तो केस करवा ही सकती है, लेकिन ये चीज ना, जो जितने भी गलत काम करते हैं वो मर्द सुन ले, अगर उनके परिवार वाले भी ये अपराध दर्ज करें ना, तो आपको उस कानून के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। अरे मत करो यार, इज्जत करो अपने बेटी की, अपनी बहन की, अपनी पत्नी की। कर ही लोगे तो क्या जाएगा, एक जीवन मिला है, उसमें भी लड़ लड़के रहते हैं, क्या ही बोले। अब ये जो है ना कि सिर्फ महिलाएं जो पीड़ित है वो ही नहीं करवा सकते, बल्कि पुरुष, मतलब उनके सदस्य भी करवा सकते हैं, पारिवारिक सदस्य। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो है सीआरपीसी के धारा नंबर 198 में वर्णित है। आपको ध्यान में रखना है ना, क्योंकि इस धारा को आप बेस बना के चीजों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार 125 में दिया है। भरण पोषण मतलब मान लो छोड़ दिए तो आपको भी तो खर्चा है ना, वो कौन से धारा में बताएंगे, 125 में, ओके। अब महिलाओं को भरण पोषण मांगने का अधिकार है इसमें। अब किन परिस्थितियों में मांग कर सकते हैं, देखो, यदि वह महिला वैधानिक रूप से पत्नी हो। अब भाई शादी नहीं हुआ है और कोई बोलता है कि भैया मेरे 50,000 देना, मेरे साथ ये किया वो किया, देखो यार, वहां पर आपको लीगल रूप से आप उनकी पत्नी होनी चाहिए, पहला चीज तो। दूसरा, यदि वह विधिक तरीके से परित्यक्त है या तलाक होने के बाद भी उसने अन्य शादी नहीं करी है, मान लो शादी होता है, शादी होने के बाद, जैसे शादी हो गया तो शादी होने के बाद ये प्रावधान नहीं है कि उनके पति ना, जो पूर्व पति थे, जिनको इनके साथ तलाक हो गया है, वो उनको कुछ देंगे भरण पोषण। लेकिन शादी नहीं हुआ है तब दे सकते हैं। शादी अगर दूसरे लड़के से शादी कर लेती है तलाक के बाद, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद क्या है, एक महिला पुरुष से शादी के बिना भी भरण पोषण की मांग कर सकती है, ये चीज है, ओके। देखो, अब एक होता है लिविंग रिलेशनशिप, सुने होंगे बहुत लोग ये सब, तो ये क्या रीत तो सब जानते हैं। तो ये होता है, अगर मान लो कोई महिला किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, तब जो भरण पोषण का मांग कर सकती है। तब कब मांग कर सकती है, यदि वो बहुत समय से एक साथ हो पहले, और समाज की अब देखो, बहुत समय से एक साथ होना एक चीज है, दूसरा समाज में ये भी लगता है ना कि हाँ एक साथ रह रहे पति पत्नी, तो पति पत्नी के रूप में समाज को लगना चाहिए, तब वो मांग कर सकते हैं, तब उनको गवाही की आवश्यकता पड़ेगी। किन परिस्थितियों में भरण पोषण नहीं मांग सकते, अभी तो सुन लो। यदि भरण पोषण की मांग करने का कोई यथोचित कारण ना हो, अगर बिना मतलब के केस कर रही है, बिना मतलब के कुछ दबाव कर रही है, तब नहीं मांग सकती। एक चीज, यदि महिला व्यभिचार में रह रही हो, व्यभिचार मतलब क्या होता है, जो सीआरपीसी के धारा नंबर 497 के आसपास 97 में है, उसमें ये बताया है कि भाई व्यभिचार क्या होता है, पर पुरुष संबंधी व्यभिचार है, इतना ध्यान में रखना, ठीक। आपसी समझौता या सामंजस्य हो, मतलब दोनों के बीच में समझौता हो गया कि भैया ये सब मैटर खत्म करते हैं, तब नहीं मांग सकते। अब देखते हैं, गर्भावस्था से संबंधित प्रावधान है 416। देखो, यह अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है। पहला चीज, यदि कोई गर्भवती महिला जिसे मृत्युदंड दिया गया हो, ठीक, यदि एक महिला जिससे मृत्युदंड दिया गया हो, पता लगता है कि वो गर्भवती है, तो इस स्थिति में हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि महिलाओं को मृत्युदंड का जो सजा था उसको कम करके आजीवन कारावास करते हैं, ना लघु काल विराम, है ना, सजा को कम करना, ये सारी चीजें, प्रविलंबन, तो ये सारी चीजों के यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और निजता संबंधित कुछ अधिकार है जो सीआरपीसी के 164 में है, जबकि आईपीसी के 228 में है। देखो, महिलाओं की निजता के बारे में बात करें, अगर कोई महिला जिनके साथ जेनोसाइड हुआ है या फिर बालासंग हुआ था, जेनोसाइड में बालासंग होता है, तो महिला वकील के सामने या महिला मजिस्ट्रेट के सामने ही अपने मामला को उनके समक्ष दर्ज करवाएगी, पहला। लेकिन महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के समक्ष बयान दर्ज करवाना अनिवार्य है। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर मान लो मजिस्ट्रेट है वो पुरुष है, तो फिर महिलाएं भी हो सकती है, अगर वो पुरुष है तो उनके साथ ना जो महिला है जिसके साथ बालासंग हुआ है ना, तो उनके साथ में एक ना पुरुष रहेंगे, सॉरी एक महिला होगा,
या तो अधिकारी लेवल की होंगी या कर्मचारी होंगी, तो उनके साथ ही वो दर्ज होगा प्रकरण। बयान दर्ज करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, ये पुलिस की जवाबदेही है। ये तो हो गया हम लोग सीआरपीसी धारा नंबर 164 के अनुसार। जबकि सीआरपीसी धारा नंबर 228 ये बोलता है बालात संघ से पीड़ित की पहचान या निजता को गुप्त बनाए रखना या उनकी गोपनीयता की सुरक्षा करना, ये इसमें बताया गया। देखो एक्चुअली होता क्या ना, जो मैं समझा रहा हूँ आईपीसी 228 है। अब मान लो किसी महिला के साथ बालात संघ हुआ, अगर वो कैमरा के सामने आके अपना बयान दर्ज करवाती है तो कहीं ना कहीं उनको उनकी निजता को बहुत प्रभाव पड़ेगा ना, लोग उनको गलत नजर से देखेंगे। तब क्या होगा, तब अपने चेहरे को जो फेस बांध करके आती है ना, तो ये वाला अधिकार है, यही निजता का अधिकार है जो आईपीसी के 228 में। ठीक है, अब किसी भी महिलाओं को गिरफ्तार करने से पहले आपको कारण बताना हो। आप देखते बात करते हैं, अब मान लो महिला कुछ अपराध करी, ठीक है, तो उनको अगर आप गिरफ्तार करते हैं ना, सबसे पहले आपको कारण बताना होगा कि आप किस कारण उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा, महिलाओं को कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। मतलब मान लो 6 बजे सूर्योदय होता है तो 6 बजे के बाद उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर मान लो 6 बजे से पहले सूर्योदय नहीं होता, मतलब एक छोटे मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, एक होता है सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त मतलब जब सूर्य डूबने वाला हो तो डूबने के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते, और सूर्योदय के पहले जब सूर्य हमारे पृथ्वी में नहीं दिख रहा तब आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सारी चीजें उसको बताई गई है गिरफ्तारी के बारे में। उसके बाद क्या बताया गया है कि हथकड़ी अभी मैं बता सीआरपीसी धारा नंबर 49 में अभियुक्त महिला हथकड़ी पहनने से मना कर सकती है अगर किसी महिला अभियुक्त है, अगर वो गलत है। देखो महिला दो प्रकार से हो सकती है ना, एक जिनके साथ अपराध हुआ, ठीक, और ये एक जो अपराध किए है, तो जो अपराध किए उनके बारे में ना, तो यही मेंशन है ना, एक्चुअल में यही इतना ही है। महिला अगर किसी महिला मतलब कोई महिला अपराध की है, अब उनको हथकड़ी लगाना, पुरुष को तो लगाना ही पड़ेगा, इनके लिए कोई छूट नहीं है। सबसे पहले पुरुष प्रवर्ग बच के रहें, लेकिन महिलाओं को क्या है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान है या फिर ये व्यवस्था है कि उनको हथकड़ी पहनने से अगर मना करती है ना तो जबरदस्ती नहीं किया जाएगा उनके साथ। महिला अभियुक्त को गिरफ्तारी करने के बाद उनके परिवार या रिश्तेदार को सूचना देना आवश्यक है। अगर महिला अकेले है घर में, फिर उनको पकड़ लेते पुलिस, तो क्या होगा, तो पुलिस को सूचना देना पड़ेगा उनके परिवार को कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हम आपकी बेटी या फिर जो भी आपकी रिश्तेदार उनको लेके जा रहे हैं। और 24 घंटा के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे का समय दिया जाता है, न्यायालय में पेश करो, उसके जुर्म को बताओ और आगे का प्रावधान, आगे की प्रक्रिया को बढ़ाओ और अंततः जमानत दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं कि महिला पीड़ित को दंड देने की जो प्रक्रिया है 1973 के अंतर्गत जो प्राप्त महिलाओं को सुरक्षा, उसका विवरण करो। ये लगभग 100 शब्दों में पूछ सकते हैं। जब वैवाहिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं को जो विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया उसको बता सकते हैं। और यौन उत्पीड़न या बालात संघ के मामले में जो प्रदत्त विशेषाधिकार है उनका उल्लेख करें 60 शब्दों में, या अभियुक्त महिलाओं के अधिकार का उल्लेख करें। ये सारी चीजें क्वेश्चन बन सकता है। मैं मेंस का क्वेश्चन मैं मेंशन कर दूंगा, तो इसलिए मैं आपके सामने आया था। इसको पूरा अच्छे से देख लेना, 1 से 2 बार मैं इसमें मेंशन कर दूंगा छोटा छोटा धारा को। नोट्स चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।